क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें दे रखी है एक्सेल टेंसाइल लोड, नॉर्मल स्ट्रेन दे रखा है हमें, नॉर्मल स्ट्रेन दे रखा है हमें 1.25 mm पर मीटर। तो अब हमें निकालना है पॉइजन रेशियो दे रखा है हमें 0.3। हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी और एप्सिलॉन वी, ये हमें निकालना है। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला सिग्मा से एक्स वाई सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई 1 - 2 म्यू, 1 - 2 म्यू। तो इसका जो स्ट्रेन दे रखा है 1.25 mm है ना, सिग्मा एक्स बाई ई हो जाएगा 1.25 mm, 1 - 2 इंटू 0.3 म्यू दे रखा है, म्यू पुट कर दिया। तो 1.25 इंटू 1 - 0.6 गए तो कितने होते 0.4, तो म्यू तो एक 0.5 आ गया इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, 0.5 mm पर मीटर आया। तो इसको जब डिवाइड बाई 1000 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो डी इज दी आंसर। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42। एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है हमें, ठीक है, is rigidly held at 3 edges and free to move along the fourth edge। तो मतलब 3 एजेस में ये रिजिडली हेल्ड है ना, ये 3 एज इसकी रिजिडली हेल्ड हो गई है और फ्री टू मूव अलॉन्ग द फोर्थ एज है। टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज रेज बाई टेम्परेचर टी। तो टी टेम्परेचर से रेज कर दिया गया था टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर रेज करेंगे तो इसमें जो होगा ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएंगे सिग्मा इस साइड से, इस साइड तो ये फ्री टू मूव है तो कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, है ना। तो अल्फा दे रखा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, पॉइसन रेशियो दे रखा है ना। ये तो हमें क्या निकालना है इसमें कि जो भी फ्री एक्सपेंशन होगा वो निकालना है। तो फ्री एक्सपेंशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। तो अब इसमें अगर इसको पुट करेंगे हम तो सॉरी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम क्या करेंगे कि एक तो हमारा फ्री एक्सपेंशन होगा वो तो होगा ही होगा, वो ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इतना होगा। अब जो टेम्परे जब ये वो लगेगा हमारा ये वाला कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये लेटरल कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, तो इसकी वजह से और इधर ये जाएगा तो प्लस, या तो वैसे तो अगर टेंसाइल होता तो माइनस करते, कंप्रेसिव है तो प्लस करेंगे। इसकी वजह से कितना स्ट्रेन होगा हमारा सिग्मा बाई ई इंटू एल, है ना। तो इसको हम पॉइजन रेशियो लगेगा म्यू सिग्मा बाई ई इंटू एल। तो म्यू लग के सिग्मा होगा हमारा एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन क्या होगा ए अल्फा डेल्टा टी अपॉन ए, तो ए से ए कट गया इंटू एल क्या है ए है, तो ये कट के हमारा ये आ गया ए अल्फा डेल्टा टी प्लस म्यू अल्फा डेल्टा टी इंटू ए। तो ए अल्फा डेल्टा टी हमारा कॉमन आ गया 1 + म्यू, तो ए अल्फा टी 1 + म्यू, तो बी आंसर इसका हो गया। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43। तो a test is conducted on a beam loaded by end couples. The fibers at layer CD are found to be lengthened by 0.03 mm and fibers at layer AB shortened by 0.09 mm and 20 mm gauge length as shown in the given figure। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है और फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एट टॉप फाइबर्स पूछा है। तो यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेस यहाँ पे हमें टॉप फाइबर पे पूछा है। तो जब हम इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे दोस्तों तो ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम बनेगा, है ना। यहाँ से कहीं ना न्यूट्रल एक्सिस जारी होगी और ये एप्सिलॉन CD होगा, एप्सिलॉन AB होगा और हमें यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेस पूछा हुआ है। तो स्ट्रेस जो टॉप पे होगा वो क्या होगा एप्सिलॉन E तो होगा, तो एप्सिलॉन हमें निकालना है, E हमें दे रखा है ना। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये x है, तो एप्सिलॉन AB अपॉन x ऐसे निकाल के ये निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन हमारा CD क्या है लेन देन बाई, तो 0.03/20 और एप्सिलॉन ए भी हमारा क्या है ये -0.09/20, ये आएगा 0.0015 और ये आएगा -0.0045। अब हम लगाएंगे वो लॉ 0.0045/x इक्वल टू 0.0015/100 - x आएगी वो आएगी हमारी 75, है ना। और ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी फिर 25। तो जब 25 आ गई हमारी ये वैल्यू तो हमें न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन पता चल गई। अब हमें यहाँ पे केवल इस एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितनी होगी एप्सिलॉन बाई 50 + 25 75 इक्वल टू यहाँ पे एप्सिलॉन CD पे वैल्यू थी हमारी 0.0015 अपॉन कितनी 25, तो 25 3
है ना। तो 0.0045 होगी एप्सिलॉन की वैल्यू हमारी टॉप फाइबर पे। अब इस एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, है ना, इनटू ई। तो हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेस एट टॉप फाइबर, सिग्मा आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा फिर हमारा, आएगा 900 mm स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल ए। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द स्ट्रेन एनर्जी इन अ मेंबर इज प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेन एनर्जी हमारी क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इनटू वॉल्यूम, है ना। तो टोटल स्ट्रेन मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेन, ऐसे करके है। तो हमें स्ट्रेस एंड दी कंपोनेंट, तो सिग्मा, एक सिग्मा तो सिग्मा रहने दीजिए, दूसरे सिग्मा को हम एप्सिलॉन ई करके लिख देते हैं। अगर हम ई करके तो 2e कट जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो सकता है। हाँ, तो प्रोपोर्शनल टू 44 का बी आंसर हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब इसमें स्ट्रेन एनर्जी पूछी है इन टॉर्शन ऑफ अ शाफ्ट पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय। तो क्यू हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। तो जो टॉर्शन वो आता है हमारा स्ट्रेन एनर्जी, तो वो होता है टाउ मैक्स स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट होता है। तो टाउ मैक्स हमारा यहाँ पे क्यू की टर्म में दे रखा है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट होता है आंसर। पर यूनिट वॉल्यूम पूछा गया तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4g अपॉन आंसर हो जाएगा हमारा। Question number 46. A mild steel bar of uniform cross section A and length L is subjected to an axial load W. The strain energy stored in the bar is, तो जो कोई भी हमारी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की अगर बार है जिस पे एक्सियल लोड W लग रहा है, तो हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी उसमें होती है वो होती है W स्क्वायर L अपॉन 2A E। तो वो आंसर है हमारा ये डी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। The coefficient of friction is the ratio of limiting frictional force to the normal reaction force between two and one body being just sliding on another। तो ये सही बात है, कोई भी बॉडी है जब हमारी स्लाइड करती है तो हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट अपॉन नॉर्मल फोर्स जो भी एक्ट करता है, तो म्यू इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन लिमिटिंग नॉर्मल रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट begins to slide over the surface of the body। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होती है, ये सही बात है। व्हेन अ बॉडी जस्ट स्लाइड ओवर, ये तो इसका आंसर वैसे तो मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए क्योंकि ये रीजन नहीं है, लेकिन इसका आंसर ए दे रखा है। और अगर किसी को इसका रीजन पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सिस्टम फॉर अ बार ऑफ लेंथ एल subjected to an axial pull will be the same for both the ends of the bar are if both whether both the ends of the bar are free or one of the bar is fixed। तो इसने कहा है कि एक बार है, अगर वो दोनों साइड से उसके एंड्स फ्री हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन सिस्टम, और अगर एक साइड से फिक्स्ड और एक साइड से फ्री है तो स्ट्रेस एंड सिस्टम, तो इन दोनों के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन सिस्टम दोनों के लिए सेम ही होंगे क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है। तो ये असर्शन तो इसका सही है। रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट्स हैव नो अफेक्ट ऑन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सही बात है। कोई रिजिड बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो ये पूरी की पूरी बॉडी मूव करेगी, तो इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसका मतलब कोई भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी नहीं होंगे इसमें। तो रीजन भी इसका सही है, लेकिन उसका रीजन नहीं है ये, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 49। बल्क मॉड्यूलस जो है हमारा इज ट्वाइस द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। पॉइजन रेशियो पूछा है। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता है 3k - 2g अपॉन 6k प्लस 2g। तो k इक्वल टू 2g है तो 6g - 2g अपॉन 12g प्लस 2g, तो 4g अपॉन 14g, तो 4/14 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 2/7 इसका आंसर हो जाएगा बी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रखा है कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ बॉडी शोज अ, फ्री बॉडी डायग्राम क्या दिखाता है, तो बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग नहीं इट्स ओन वेट। तो ओन वेट तो कंसीडर करते हैं, तो ए गलत हो गया इसका। दूसरा है बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, हाँ तो ये सही है ना। और सी है बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड ऑल एक्सटर्नल एक्शंस ऑन इट। तो एक्सटर्नल एक्शंस नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस को हम शो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, तो बी इज द राइट आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। एक रिजिड बार है सपोर्टेड बाय 3 रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल और इक्वल डायमीटर। द बार एसी इज इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। फोर्स पी इज अप्लाइड सच दैट हॉरिजॉन्टल ही रहे, ऐसे पी अप्लाई किया हमने। फोर्स इन ईच शॉर्टर बार और लॉन्गर बार, तो शॉर्टर बार में और लॉन्गर बार में हम
हमें फोर्स निकालनी है। तो मान ले रहे हैं शॉर्टर बार में P1 फोर्स है और इसमें लॉन्गर बार में P2 फोर्स है। तो अगर हम करें तो 2P1 प्लस P2 इक्वल टू हमारा P हो जाएगा, है ना। एक तो ये हो गया। और डिफॉर्मेशन जो अगर बार हॉरिजॉन्टली रहेगी इसका मतलब दोनों में इलोंगेशन सेम हो रहा है, तो इलोंगेशन डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 सेम होगा। तो P1 इंटू L1 अपॉन एरिया सेम है ई ए इक्वल टू P2 इंटू जो 2L1, क्योंकि L 2L1 है उसका ए। तो P1 इक्वल टू 2P2 है, तो P1 इक्वल टू 2P2 है, तो इसमें हम इसको पुट करेंगे तो आएगा हमारा 4P2 प्लस P2 इक्वल टू P। तो P2 आएगा हमारा P/5 दैट इज 0.2P, है ना। तो P1 कितना आएगा फिर, तो P2 हमारा 0.2 आया, इसमें हमने वो पुट किया तो P1 आ गया 0.4P। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, इसमें स्ट्रेन एनर्जी पूछ रखी है ना। एक्सियल लोड दे रखा है तो इसका वही होता है W2L/2A, तो सी आंसर हो जाएगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में अब ब्रास ऑफ सॉलिड सेक्शन इज एनकेज्ड इन स्टील ट्यूब। स्टील ट्यूब में एक ब्रास एनकेज्ड है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टील, स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दे रखा है 11.2 × 10⁻6 डिग्री, और ब्रास का दे रखा है। डेफिनेटली ब्रास का ज्यादा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। द कंपोजिशन में भी हीटेड थ्रू 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस से ये हीट, तो ब्रास का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, तो ब्रास में जो होगा वो कंप्रेसिव आएगा और जो उसमें स्टील में टेंसाइल आएगा। तो ये स्ट्रेस इन द स्टील टेंसाइल, और ब्रास में द ब्रास विल बी कंप्रेसिव। तो 2 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 53 का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 54। अ रेड बार ए बी इज सपोर्टेड बाय स्प्रिंग, सही बात है। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो जब इसका लोड ये लगेगा तो इसका डायग्राम बना के देखते हैं। ऐसे करके जाएगा, तो ये हिंज है, यहाँ पे 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है ना। तो के इंटू डेल्टा, ये डेल्टा निकाल देते हैं हम यहाँ से। तो फोर्स कितनी होगी यहाँ पे 200 इंटू डेल्टा। तो इस पे मोमेंट जीरो करते हैं, समीशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो क्योंकि हिंज है। तो 500 इंटू 200 mm इक्वल टू, जब ये डालेंगे तो इधर फोर्स आ जाएगी 200 इंटू डेल्टा इंटू 100। तो 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट गए, 2 से 2 कट गए, डेल्टा आ गया हमारा 5। तो ये 5 आया, तो 5/100 इक्वल टू डेल्टा अपॉन 200, जीरो कट गया तो 10, डेल्टा इक्वल टू 10 mm आ गया। आंसर हो गया डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो माइल्ड स्टील 12 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की 40 है ना, 400 mm लेंथ है इसकी। सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दे रखा है हमें 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेटरल दे रखा है हमें, दे रखा है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये कंप्रेसिव है ना। परपेंडिकुलर ई दे रखा है हमें इतना, म्यू दे रखा है 0.3, तो म्यू 0.3। तो हमें अप्रोक्सीमेटली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमें इलोंगेशन निकालना है। तो सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा एक्स हमें दे रखा है जो कि लेटरल होगा, नहीं जो कि लॉन्गिट्यूडनल होगा, वो होगा 440। इलोंगेशन पूछा है ना, हाँ तो ठीक है, इंटू एल का मल्टीप्लाई 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिग्मा एक्स बाई ई, ई हमें दे ही रखा है तो इसको 1/e कॉमन ले लेते हैं। 440 माइनस, वो कंप्रेसिव दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.3 इंटू सिग्मा 200 बाई ये हो जाएगा, है ना। तो एप्सिलॉन एक्स निकल के आ गया हमारा 440 प्लस 2×6 60, तो 500 बाई ई देखा है हमें 2 × 10⁵ इंटू एल हमें दे रखा है 40। नहीं, तो इलोंगेशन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मांगा था, तो डेल्टा एल बाई एल होगा, तो एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 mm हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 mm। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 56। इक्वल टू के दे रखा है, पॉइजन रेशियो पूछा है। तो इक्वल टू होता है हमारा 3K1 - 2 म्यू। तो इक्वल टू के दे रखा है, तो के अगर हम लगा देंगे तो 1 इक्वल टू 3 1 - 2 म्यू, तो 1 - 2 म्यू इक्वल टू 1/3, है ना। तो 2 म्यू इक्वल टू 1 - 1/3, तो म्यू इक्वल टू 2/3/2। तो
1/3 आंसर आ जाएगा। तो 56 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। तो 3 वायर्स दे रखे हैं हमें 1 2 3। इसमें हमें ये पूछा है कि कोलेप्सिबल लोड और जो यील्ड लोड करस्पॉन्डिंग टू ऑल द वायर्स, इसका रेशियो पूछा है, वो रेशियो निकालना है हमें। तो कोलेप्सिबल लोड जो होता है वो तो हमारा कोलेप्सिबल लोड जो होगा हमारा, वो तो होगा हमारा सब में सिग्मा वाई इंटू ए। जब कोलैप्स होगा तो सब में सिग्मा वाई इंटू ए हमारा स्ट्रेस वो फोर्स होगी। तो सिग्मा वाई इंटू ए प्लस सिग्मा वाई इंटू ए प्लस सिग्मा वाई इंटू ए, तो 3 सिग्मा वाई इंटू ए ये फोर्स होगी, है ना। अब यील्डिंग निकालने के लिए हम इसमें अगर P1 फोर्स माने, इसमें भी P1 फोर्स माने, इसमें भी P2 फोर्स माने, तो इसका एलोंगेशन देखेंगे हम कि फोर्स इसके वो निकालेंगे। तो P1 इंटू L/2 अपॉन ए इक्वल टू P2 इंटू ये एल है, पी एल है, तो ये L/2 ए। तो यहाँ से हमारा निकला P1 इक्वल टू P2/2। तो इसका मतलब P2 हमारा लोड है, P2 वाला सबसे पहले यील्ड होगा हमारा। तो P2 इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ए। P2 इंटू सिग्मा वाई ए, तो P1 हो जाएगा हमारा सिग्मा वाई इंटू A/2। तो अगर हम टोटल लोड देखेंगे तो 2P1 हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 2 सिग्मा वाई इंटू ए। तो ये हो गया, ये लोड आ गया हमारा करस्पॉन्डिंग टू द यील्डिंग ऑफ वायर्स। तो रेशियो हम निकालेंगे अगर कोलेप्सिबल लोड और यील्ड लोड करस्पॉन्डिंग टू यील्डिंग ऑफ वायर्स में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो निकल के आएगा हमारा 3 सिग्मा वाई ए अपॉन 2 सिग्मा वाई ए। तो दैट इज 3:2। तो आंसर हो गया इसका बी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें जी दे रखा है, ई दे रखा है, पॉइजन रेशियो दे रखा है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जी। तो ई इक्वल टू हमारा होता है 2G इंटू 1 प्लस म्यू। तो जी हो जाएगा हमारा ई अपॉन 1 प्लस म्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 59, इसमें 40 mm की डायमीटर दे रखी है, 400 mm लेंथ है जिसकी, और एक्सियल लोड दे रखा है, एलोंगेट्स इतना, डायमीटर डिक्रीजेस बाई इतना, पॉइजन रेशियो पूछा है। तो डायमीटर डिक्रीजेस बाई, तो लेटरल स्ट्रेन जो होगा वो डायमीटर से होगा, डेल्टा D/D, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो डेल्टा L/L होगा। तो डेल्टा D/D हमारा होगा एप्सिलॉन डी 0.005 अपॉन डायमीटर कितना है 40, और डिवाइडेड बाई डेल्टा एल कितना है 0.150 अपॉन 40। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 59 का सी, 0.33। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दे रखे हैं P1 एंड P2, है ना। अब इसमें पूछा है हमें व्हाट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेन जब हम निकालते हैं तो एप्सिलॉन 1 इक्वल टू सिग्मा 1/E माइनस म्यू सिग्मा 2/E। तो इसमें म्यू हमें दे रखा है पॉइजन रेशियो 1/m। तो P1/E माइनस 1/m P2/E। तो भैया ये हो गया सी आंसर इसका।